हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस कर चुके थे वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी थी वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और वो होमवर्क ये था कि आपकी 21 से लेकर के 30 तक एक तो आपको एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होना चाहिए और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपने 11th क्लास में सीखी थी वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें अभी वीबीटी में क्या है, वीबीटी ने भी जो आपकी वर्नर थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि उसने उसकी जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस क्या थी कि कुछ सर्टेन कंपाउंड ही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों रखते हैं। ये जो इसकी लिमिटेशन थी वर्नर थ्योरी की वो किसने दूर की? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बेटा जी क्या बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर उसके पास 4 लिगेंड आए तो किस टाइप की ज्योमेट्री होगी, 6 लिगेंड आए तो किस टाइप की ज्योमेट्री होगी। मतलब हम जर्नली कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में काफ़ी हद तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत ही हेल्प की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पास अपनी नोटबुक और पेन रखें और अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो बेसिक्स बातें क्या हैं एक तो वो आपको पता होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस बच्चे ने नहीं की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्केडियम का एग्जांपल्स लेके चलूँगा जो कि मैं डीपली बताऊँगा आपको, और बाकी मैं सबको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। क्लियर है? स्केडियम का बेटा जी एटॉमिक नंबर जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं कितना है? 21। आपको आर्गन तक क्या है चलिए लिख ही देते हैं। तो इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या सबसे पहले कौन सी सबसे पहले आएगी 1s, और एक s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? आप कहोगे सर 2, तो 1s2। ऐसे ही 1s के बाद 2s2। ठीक है, 2s में क्या होता है? 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 कितनी हो गई ये? 4, 8, 12, 6, 18, और ये क्या आ गया? 3p और 3d। अब बात आएगी कि सर आपने 3d पहले कैसे लिख दिया। जैसे मेरे से गलती हुई आप भी गलती कर सकते हैं जल्दी में। नहीं, 3d से पहले बेटा जी आपका एक ऑर्बिटल और भी आता है जिसको हम कहते हैं 4s। 3p6, 4s2 कितने आएंगे? 4s2, तो कितने होंगे ये? 16, 18 to 20 बचा कितना? 1, तो ये कितना आएगा? 1। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए थे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है बेटा? देखो यहाँ तक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये वाली आपकी क्या है? 18। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा जी? 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। बचने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 3d, या आप ऐसे लिखो 4s। क्यों लिखेंगे हम ऐसे? 4s2, 3d1। d में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 1। 10 नहीं है ये, 1 है। आप काउंट करो ना, 18 इलेक्ट्रॉन ये रहे। 18 टू कितना हुआ? 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21। और स्केडियम का एटॉमिक नंबर कितना था आपके पास? 21। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है आपका। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर हम टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। आर्गन 18, ठीक है, आर्गन 18, 4s2, 3d2। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज़ लिखूँगा सिर्फ। ठीक है, और इसकी वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 23। तो इसकी आप कैसे लिखोगे? 4s2, 3d3।
क्लियर है। क्रोमियम की कैसे लिखेंगे आप, 4s1 3d5। ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि देखो 24 एटॉमिक नंबर है, तो आपने 11th क्लास में सीखा था बेटा कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल। तो डी में मैक्सिमम 5 कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, इसमें 5 है तो हाफ फील्ड हुआ। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं एस ऑर्बिटल में, आप कहोगे सर 2, इसमें 1 हुआ, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हुई है, इसी वजह से ये क्या है हमने ऐसे लिखा, वरना ऐसे कैसे आना था ये 4s2 3d4, लेकिन ये स्टेबल होने के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बना लेता है। ऐसे इसमें कैसे लिखेंगे, 4s2 3d5, इस केस में कैसे लिखेंगे 4s2 3d6, इस केस में कैसे लिखेंगे 4s2 3d7, और निकल के केस में कैसे लिखेंगे 4s2 3d8, ठीक है। और कॉपर के केस में 4s1 3d10, और इस केस में 4s2 3d10। क्लियर है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये क्या है सेकेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d1, और इसकी क्या है 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10। ये वाला फिर से वही एग्जाम्पल हुआ, इसमें देखो आने तो कितने चाहिए थे 9, लेकिन क्या हुआ इसमें एस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में स्टेबलाइजेशन के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में कितने आ सकते हैं 10, तो ये 10 बनने के लिए ही क्या हो जाता है इस टाइप से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है। तो ये हुआ किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो हम एक सिंपल वर्ड में भी इनको क्या कहते हैं, स्केडियम को, जो डी वाली आपको क्या है ये डी वाली दिखा रहा है ना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 1, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें 3 है, तो जिसमें जो आउटर में जितना डी वाले में इलेक्ट्रॉन है उसको हम उसी सिस्टम से पुकार देते हैं। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, स्केडियम को हम D1 सिस्टम बोलते हैं, टाइटेनियम को D2, इसको निकल को D8, और आयरन को D6, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई मेटल की, और यही जर्नली हम पढ़ेंगे या इससे आगे भी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसकी ये फर्स्ट सीरीज है, उसकी क्या है ये फर्स्ट सीरीज, ठीक है। पहले हम इसी पर बात करेंगे, क्लियर है। और आगे अगर आपके एग्जाम्पल आएंगे उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, आप पहले इतना ही कीजिए, इससे आगे वाली जो सीरीज आएगी उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम, जो आएंगे हम उनको साथ साथ करते रहेंगे, क्लियर है। इसी के नीचे जैसे आपका क्या है मोलिब्डेनम आ सकता है, क्रोमियम के नीचे MO, उस केस में आप कैसे लिखोगे, MO की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा वो कैसे लिखेंगे आप, क्रोमियम के नीचे है जस्ट तो जस्ट नीचे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5s1, और कह सकते हैं आप इसको 4d5, D5 ही सिस्टम है, क्लियर है। एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे आपको इनको याद रखना है। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, तो सेंट्रल मेटल की बात हुई, फिर हम बात करते हैं लिगेंड। लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ VBT, ऑन द बेसिस ऑफ VBT जो लिगेंड है वो हमारे पास 3 टाइप के होंगे। एक को तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सेकंड को हम कहेंगे वीक लिगेंड, और थर्ड है बेटा जी, या आप इसको, ठीक है, वीक लिगेंड और मॉडरेट लिगेंड, मॉडरेट लिगेंड। इसको यहाँ लिख लेते, इसको यहाँ लिख लेते, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो अब इनकी बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं, वीक लिगेंड क्या होते हैं, मॉडरेट क्या लिगेंड होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो कि ईजिली से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, क्या करे, those ligand which donate its lone pair electron to the
सेंट्रल मेटल एटम वेरी फास्ट, ठीक है, या कह सकते हो इजीली। इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो दोज लिगेंड विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम वेरी फास्ट की बजाय वेरी स्लो, और इसमें क्या आ जाएगा, दोज लिगेंड विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम विद मॉडरेट नेचर, विद मॉडरेट नेचर। क्लियर है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा जी, या इसको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं, और इसको एक दूसरी टर्म में भी हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है इनका मतलब, क्या फंक्शन होता है, अभी बात करेंगे हम इनकी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल्स होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और CN नेगेटिव। एक तो ये वाला, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। जो वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें जर्नली एग्जाम्पल जो होंगे जर्नली हैलोजेंस वाले। कौन से वाले, हैलोजेंस वाले। जैसे आपका क्या है, I नेगेटिव है, ठीक है, Br नेगेटिव है, F नेगेटिव है, क्लियर है, Cl नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है। ये सभी क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड। मॉडरेट वाले की बात कर लेते हैं। तो जो मॉडरेट वाले लिगेंड है बेटा जी, वो कौन कौन से होंगे, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो मॉडरेट है उसमें अमोनिया NH3, ठीक है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है NH3, आपका SCN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ठीक है। और क्या हो सकता है, EDTA, ठीक है, OH नेगेटिव, ऑक्सीलेटोस C2O4 2 नेगेटिव। और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन बनेंगे वो अमोनिया वाले केस के बनेंगे। कैसे बनेंगे वही बात बताएंगे आपको, डोंट वरी। क्लियर ये बात। इसके बाद एक हम जर्नल ट्रेंड भी ले लेते हैं। जर्नल ट्रेंड क्या होगा कि जो कार्बन डोनर होता है, जिस लिगेंड में कार्बन क्या होता है, डोनर एटम, जिस भी लिगेंड में क्या होता है, कार्बन डोनर लिगेंड होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन डोनर। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका कार्बन जो है ऐसा लिगेंड जिसमें कार्बन डोनर साइट है, वो ईजिली से या वेरी फास्ट नेचर से आपका क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। उसके बाद बात आती है नाइट्रोजन की, और फिर क्या आती है, सबसे आप कह सकते हो डिफ़िकल्टी से डोनेट करता है कौन, ऑक्सीजन। कौन करता है, ऑक्सीजन। क्लियर है। तो ये जो लिगेंड है बेटा जी, इनको हम एक अरेंजमेंट देते हैं, एक अरेंजमेंट देते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज अगर आपको याद हो गई, अगर आपने ये वाली सीरीज जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, अगर आपने ये याद कर ली तो VBT ये लगा लो, आपको 70% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या बेटा, ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है लिगेंड की जिसमें हम लिगेंड को उसके आप कह सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोनेटिंग नेचर ऑफ इट्स लोन पेयर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। मतलब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा जी, इसमें हम लिगेंड को अरेंज करेंगे और वो अरेंजमेंट होगी कि लिगेंड कितने जल्दी से अपनी क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम्स को डोनेट करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ए सीरीज इन विच लिगेंड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोनेटिंग पावर टू दी सेंट्रल मेटल एटम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू दी सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसकी एक ट्रिक भी बनाएंगे।
क्या है इसकी ट्रिक भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार जनरली लिख देता हूँ। देखो आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, तो इसको हम कहेंगे बी आर नेगेटिव। ठीक है, एक बार आप लिख लो इसको जल्दी से, फिर ट्रिक बताऊंगा आपको। बी आर नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एस टू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, सी टू ओ फोर, टू नेगेटिव, एच टू ओ, एस सी एन, एस सी एन। यहाँ पर देखो सल्फर पर नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर सल्फर डोनेटिंग साइट है और यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट है। क्लियर है। इसके बाद ई डी टी ए अमोनिया, NH3 EN CN नेगेटिव और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो फिर से देखिए, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, ये क्या है आइसोथायोसाइनेटो, सी एल नेगेटिव, एस टू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, सी टू ओ फोर, टू नेगेटिव, एच टू ओ, एस सी एन मतलब यहाँ पर सल्फर डोनेटिंग साइट थायोसाइनेटो, ई डी टी ए, NH3 EnCnCO। इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो सीरीज के एंड में है, ये वाले सीरीज के एंडिंग में दिखाए गए हैं, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी कह सकते हैं। और जो ऊपर हैं ये वाले बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, ये स्टार्टिंग वाले, ये वाले, इनको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड। और ये मॉडरेट वाले होते हैं, मॉडरेट लिगेंड। देखो इसकी अब ट्रिक सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजी ट्रिक है। देखो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, इसको हम कैसे कह सकते हैं? आई फॉर आई बर्बादी, आई बर्बादी सनी, सनी क्लास, सिर्फ एल से क्लास, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। OH, OH ऑक्सीलेटो, OH ऑक्सीलेटो पानी सुनो, OH ऑक्सीलेटो पानी सुनो। EDTA सुनो, EDTA, ये कुछ नाम है। OH ऑक्सीलेटो पानी सुनो, EDTA, मतलब इनको कुछ बताया जा रहा है, इनको कुछ बताया जा रहा है मॉडरेट लिगेंड को, क्या कि बर्बादी आ गई भाई, सनी क्लास से फरार हो चुकी है। ठीक है, और वो भागकर कहाँ गए हैं? अमोनिया, अमोनिया मतलब इसको भी बताया गया है, अमोनिया आर इन, आप इसको EN से लिखें, इन IN से नहीं लिखेंगे, इन कनाडा एंड कोलंबो, कनाडा एंड कोलंबो, CO से कोलंबो। देखो क्या है, एक जो है आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक लड़की है वो क्लास से फरार हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बंक पे जा चुकी है वो। कैसे? और बंक पर जा करके वो कहीं आपका क्या है, भाग गई है। ठीक है, बंक करके वो कहीं ना कहीं भाग गई है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा है? आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। और ये बात बताया जा रहा है किसको? OH को, ऑक्सीलेटो को, पानी को। ठीक है, OH ऑक्सीलेटो पानी सुनो, EDTA सुनो, EDTA एंड अमोनिया, EDTA अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। वो भागकर कहाँ जा चुके हैं? इन कनाडा एंड कोलंबो में जा चुके हैं। तो ये आपकी एक तरीके से क्या है,
आप कह सकते हो ट्रिक है टू लर्न दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको ये सीरीज़ याद हो जाती है बेटा, एक दो बार लिख कर देखना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी ये, ठीक है। तो याद होने के बाद तब आपको क्या है VBT के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ईजिली से हो जाएंगे। तो एप्लीकेशंस क्या है VBT की, अब उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से क्या क्या फाइंड करेंगे, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। VBT की हेल्प से यानी कि एप्लीकेशन क्या है इसकी, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन बेस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में का, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है या आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एप्लीकेशन से ही क्या है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो एप्लीकेशन क्या है, मीन्स क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। जो तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले उठता है बेटा जी, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या रहता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। सेकंड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, जो होगा sp3 होगा या नहीं होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, sp3d12 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी या d2sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, या आपसे पूछा जा सकता है d3s वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी या sd3 वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही मैं आपको क्यों लिखवाया है ये डायरेक्ट, अभी तो डायरेक्ट लिखवाया है, अभी एग्जाम्पल से हम इनकी क्या है, एग्जाम्पल से आपको पता हो चलेगा कि कब हमें sp3 लिखना है, कब हमें sp3d2 लिखना है, कब हमें d2sp3 लिखना है, कब हमें d3s लिखना है या कब हमें sd3 लिखना है। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा और यही क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। एक तो आपका हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो सेकेंड है वो आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक म्यू, ठीक है। म्यू आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर मीन्स पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। थर्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक्स बात का पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है बेटा जी, ये आपके पास एक s वाला ऑर्बिटल है, या आप d वाला ही ले लीजिए, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं, और इसमें मैं आपको कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन ये है, इस वाले की स्पिन ये है। तो अगर आपके पास स्पिन क्लॉकवाइज है यानी कि ऊपर की तरफ आपको स्पिन है, तो स्पिन s, स्पिन जो है इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन अपर की तरफ है तो हम उसको क्या करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, क्लॉकवाइज, और उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा जी, +1/2। अगर आपके पास स्पिन है वो क्या है, नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे नीचे की तरफ ये वाला, तो उस टाइम पर जो हम वैल्यू लेंगे स्पिन की वो क्या लेंगे, -1/2। अगर आपके पास एक से ज़्यादा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्या है स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्पिन अपर डायरेक्शन में है, तो उस केस में हम टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे, टोटल स्पिन। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है अबव डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या करेंगे, +1/2, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और एक फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 2s+1, 2s+1, और ये जो होती है s, ये टोटल स्पिन होती है, ये क्या होती है, टोटल स्पिन होती है। क्लियर है, ये क्या होगी, टोटल स्पिन होगी। और इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कैसे निकालेंगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, लेकिन आप ये बेसिक्स बातें बता रहा हूँ कि एप्लीकेशंस क्या होंगी, कैसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बाद फोर्थ जो आपसे पूछा जाएगा वो मैग्नेटिक मोमेंटम।
मैग्नेटिक नेचर, ये तो मैग्नेटिक नेचर होगा ऊपर वाला, ये मैग्नेटिक नेचर, और है इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है। इसको हम म्यू से प्रेजेंट करेंगे और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है अंडर रूट n प्लस 2, अंडर रूट n प्लस 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या है, आप कह सकते हो क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम। अब यहाँ पर क्या है सर, आप कहोगे कि n क्या है, n है बेटा जी आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। और इसके साथ में हम लिख देते हैं B.M, बोर मैग्नीटोन, ठीक है, बोर मैग्नीटोन। तो ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंटम की। तो n है क्या आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो 1 1 पुट कर देंगे आप, 2 है तो 2 2 रख देंगे। ये हमें पता चलेगा कब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और जो फोर्थ है, वैसे तो ये सबसे पहले वाला पॉइंट बनना था आपका, फिफ्थ बना देते हैं चलिए, ये सबसे पहले आना था आपका कि हम इससे और क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम CME। तो ये 5 जो है मैक्सिमम आपकी क्या है, जो जनरली ये जो 5 आपकी क्या है, आप प्रॉपर्टीज कह सकते हो, एप्लीकेशन कह सकते हो, या क्वेश्चन कह सकते हो, इन्हीं से आपका क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग VBT, ठीक है। तो VBT क्या होता है बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से। VBT सेंट्रल मेटल एटम और जो आपका लिगेंड होता है उसमें बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन करता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है, ठीक है। लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, वो उसके बारे में एक्सप्लेन होगा। क्यों होगा ये वाली बात एक्सप्लेन नहीं की, क्यों होगा, क्यों का आंसर नहीं दिया, लेकिन ये बताएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड, लिगेंड है, क्लियर है। तो ये सभी क्वेश्चंस क्या के आंसर VBT से हमें मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक बेसिक्स बात और कर लेते हैं, वो क्या है वो देखिए। इसी में हम एक कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, इसी में VBT में हम 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, जो कि क्या होंगे, एक तो इनर स्फीयर, ठीक है, या जिसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। और सेकंड जो होंगे उनको हम कहेंगे आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, ये बात आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं पर बेस होता है कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 हो गया, d2sp3 होगी, या d3s होगा, या sd3 होगा, क्लियर है। तो मैं 1-2 ही एग्जांपल्स कराऊंगा, इनर वाला और आउटर वाला। वो देखिए, देखो इनर या स्ट्रॉन्ग, इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग ये होगा, एज्यूम देखिए बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो देखिए, ये क्या है, ये वाला ऑर्बिटल मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 3D, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 4S के अंदर क्या होता है बेटा, 4P भी होगा, और 4P के बाद 4D भी आएगा, यहाँ लिख देते हैं 4D, ये 4D। देखो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने पीछे लिख के दिखाई थी, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि D में इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, और S में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, D वाला, 4S वाले, 4P वाले और 4D वाले, ये जो है हमारे पास ऑर्बिटल,
ठीक है, यही बॉन्डिंग में यूज होगा इन केस ऑफ वीबीटी। और फर्स्ट ट्रांजिशन केस 21 से लेकर के 30 तक हमें इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करना है, इन्हीं की हाइब्रिडाइजेशंस काउंट करनी है। देखो अगर आपके पास ऐसा हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाए आपके पास, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, आप कह सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। और एस में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे अभी एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, चलिए क्रोमियम, या आप ले सकते हो मैग्नीज H2O 5 2 पॉजिटिव। एक एप्लीकेशन और भी लिख सकते हैं आप यहीं पर कि 6 वाली, यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 वाली, ठीक है। 6 वाली प्रॉपर्टी क्या है, हेल्प टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, हेल्प टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं क्या निकालना चाहूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट X, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 5, लेकिन H2 पर चार्ज कितना होता है 0 = +2, तो X की वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी +2। मतलब क्या हुआ, जो मैग्नीज है ना बेटा Mn, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लॉस। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 25। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम, आर्गन 18। वैसे तो मैंने पीछे दिखाई थी आपको, क्या लिखा था 4s2 3d5, लेकिन अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 3d5 4s0। ये जो इलेक्ट्रॉन्स गई है ना, हमेशा याद रखना सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो s में से जाएगा। किस में से जाएगा, s में से। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे यहाँ पर d5, तो 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। तो अब ऐसा कुछ करें कि अगर मैं इसके साथ Cn लिगेंड लगा दूं, कौन सा लिगेंड लगा दें, Cn लिगेंड लगा दें, तो ये वाला लिगेंड है जो Cn लिगेंड, बेटा जी ये इसको क्या करा देगा, पेयरिंग। क्या करा देगा, पेयरिंग। ठीक है, अगर पेयरिंग करा दे तो तब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, पेयरिंग कैसे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, मतलब दो ये ऐसे बन जाएगा पेयरिंग के बाद। वन टू, यानी कि ये डी वाला ऑर्बिटल क्या हो गया आपका खाली, और इसके बाद एस वाला भी खाली है, और तीन क्या हो जाएंगे, ये पी वाले खाली हैं। तो कौन कौन से होंगे हाइब्रिडाइजेशन में यूज, दो एस वाले दो डी वाले, एक एस वाला और 3 पी वाले। तो इस टाइम में जो आपकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, D2sp3। अगर आपका ये डी वाला ऑर्बिटल है, ये इनर वाला, मतलब 3D वाला यूज हो, कौन सा यूज हो, 3D वाला यूज हो, तो उस टाइम पर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अगर आपका ऐसा हो कि Cn की बजाय मैं यहाँ पर Cl लगा दूँ, क्या लगा दूँ, Cl, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, P में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, और D है जो ये भी आपका एज इट इज था। तो देखो एक तो S वाला ऑर्बिटल, 3 P वाले, एक S वाला, और यहाँ से 2 D वाले यूज हो जाएंगे, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2। तो इस टाइम पर अगर आपका 4D वाला ऑर्बिटल यूज होता है, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस टाइप की होगी। अगर ये आउटर वाला यानी कि 4D वाला ऑर्बिटल यूज होता है, उस टाइम को हम उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना बेटा जी, ये कौन सा लिया है, 6, ये 6 आएगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल लिया। फिर से सुनिए, इनर स्फीयर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा होगा, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने से अंदर वाला यानी कि 3D वाला ऑर्बिटल यूज होगा, और उस टाइम पर जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, D2sp3 टाइप होगी, और इसी टाइप से हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसको हम कहेंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे हम उसको, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास ऐसे हैं
कि वीक फील्ड लिगेंड, जैसे मैंने CN की बजाय Cl लगा दिया, जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया मैग्नीज Cl6 फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर भी +2 चार्ज आएगा। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में जो आपका क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। देखो मैंने ऊपर आपको अभी अभी पीछे बताया है, एक तो बताया था वीक फील्ड लिगेंड और एक बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते ना बेटा, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को डबल बना दे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को क्या बना दे, डबल बना दे। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को डबल बना देगा उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। लेकिन Cl एक आपका क्या था, वीक फील्ड लिगेंड। इन लिगेंड के पास इतनी पावर नहीं होती है कि ये सिंगल को डबल बना दे, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। तो इस टाइप पर क्या है, तो क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, तो उसमें आपका ये S वाला P वाला 3P है, ये मतलब 3P, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और 2D। तो इस टाइप से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये S, P और D, तो D वाला कौन सा यूज़ हुआ है, आउटर, यानी कि 4D वाला यूज़ हुआ है। तो इस टाइप पर जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2, तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कल 1 by 1 एग्जाम्पल के थ्रू। प्लीज़ बेटा इस वीडियो को कम से कम बार, जो आपका ये मैंने बताया है आपको, ये वाला पोर्शन 2 बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ एक्सेप्शन वाले केस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ डाउट भी बताना है आपको, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।